नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मसूरी प्रवास के बाद भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली लौटे। बता दें आपको कि सवाई होटल में रुद्राक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और मसूरी को उन्होंने शांति और आध्यात्मिकता का केंद्र बताया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देश की एकजुटता का प्रतीक बताया। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बताया और चुनावी प्रक्रिया में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। मसूरी एक न केवल हिल स्टेशन है बल्कि एक मैं इसे आध्यात्मिक केंद्र मानता हूँ। यहाँ पर सुख भी है, शांति भी है, संपन्नता भी है। पहले भी मैं आता था, संयोग से जब राष्ट्रपति था उन दिनों नहीं आना हुआ, लेकिन बहुत अच्छी जगह है और इसीलिए शायद इसको क्वीन ऑफ हिल्स ऐसा कहा जाता है। देश और विदेश के बहुत सारे लोग आते हैं मेरी मसूरी वासियों, और यहाँ जो आगंतुक टूरिस्ट आते हैं उन सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। पर्यावरण को मेंटेन करना न केवल मसूरी वासियों का कर्तव्य है बल्कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी करना चाहिए। सर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता क्या, एक सही मायने में एक देश की एकजुटता का प्रतीक है और हर देशवासी को लगता है कि हमें बी फिटिंग जवाब देना चाहिए था दुश्मन को, और वो जवाब दिया गया। सेना के शौर्य और पराक्रम को हम सब नमन करते हैं। देश को उन पर गौरव है और मुझे लगता है कि हमारे जो पड़ोसी देश है उसको सीखना चाहिए, और नहीं सीखेगा तो फिर इसी प्रकार के अंजाम के लिए वो तैयार भी रहे। काम तो बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन मैं इतना ही देशवासियों को कहना चाहूँगा कि इट विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर, नॉट फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बट फॉर द इकोनॉमिक फ्रंट आल्सो। एक जो रिपोर्ट में एक चैप्टर लगा है हमारे इकोनॉमिस्ट्स का, उन्होंने ये कहा है द डे इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, आप देखेंगे कि देश की इकॉनमी या जीडीपी जिसको हम कहते हैं उसको 1 से 1.5% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आज देश में हर साल चुनाव होते रहते हैं। सही मायने में इन चुनावों के माध्यम से आएंगे कि देश की जनता के साथ में नाइंसाफ़ी भी होती है। नाइंसाफ़ी इसलिए क्योंकि जनता जो मैंडेट देती है सरकार को वो 5 साल के लिए देती है। प्रैक्टिकली देखा ये गया है कि आप कोई भी सरकार 3.5 साल से ज़्यादा जनता के लिए काम नहीं करती, और 1.5 साल जो लगाते हैं वो केवल अपने चुनाव को जीतने, चुनाव लड़वाने और चुनाव में ही उनका समय जाता है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी इंसाफी होगी जनता के लिए। ये लास्ट सवाल। उधर आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में साफ किया है कि वंदना वाटिका स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदले जाने की खबरें सिर्फ अफवाह है। उन्होंने कहा कि वंदना कटारिया और साथ ही मनोज सरकार जैसे खिलाड़ी राज्य की शान है और उनके नाम पर बने संस्थान प्रेरणा स्रोत है। इससे पहले वंदना कटारिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाम बदलने की बात को खारिज किया था। वंदना कटारिया नहीं, देखिए वो केवल भ्रम की स्थिति है। वंदना कटारिया और हमारे मनोज सरकार ऐसे लोग जिन्होंने हमारे बड़े प्रतिभावान युवा हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनकी नाम राज्य के अंदर लगातार जाना चाहिए। युवाओं के लिए, अन्य लोगों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए हमेशा उनकी प्रेरणा बनी रहनी चाहिए, इसलिए कोई नाम परिवर्तन जैसा कोई विषय नहीं है। कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कांग्रेस के लोगों के पास यही रह गया है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री जी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें कहते हैं कि हमारे प्रस्ताव पर हुआ। ये तो इसमें तो प्रस्ताव भी नहीं उनका, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम रखा, 25 लाख रुपए का चेक वंदना जी के घर जा कर के दिया। ये ऐतिहासिक काम किया और वहां बैठ कर के वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
ठीक है, हमारा प्रचार कर रहे हैं कि हमने बनाया। ये केवल राजनीतिक स्टंट था जो उनका वंदना जी ने कल प्रेस करके और आज मुख्यमंत्री जी ने आपको बयान दिया है, वो पटाक्षेप हो गया है। कि मैं कहूंगा, मैं सलाह देना चाहता हूं कि वो हमारे शोरूम पर बैठ करके टाइम पास ना करें, क्षेत्र में जाके जनता का काम करें। उधर दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आस्था की डगर पर नजर आई। बता दें आपको, हरिद्वार में गंगा स्नान कर उन्होंने यमुना को गंगा जैसी निर्मल बनाने का संकल्प दोहराया। सीएम ने गंगा तट से विकास, पारदर्शिता और सुशासन का संदेश भी दिया। गंगा वात्सल्य आश्रम के लोकार्पण में शामिल होकर संत समाज से आशीर्वाद भी लिया। आज का ये स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लगभग अपने 100 दिन के कार्यकाल के बाद आज इस पुण्य भूमि, देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में आई हूँ और गंगा जी में मैंने स्नान किया परिवार के साथ। मैं माँ गंगा के चरणों में यही नमन करते हुए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भारत वर्ष विकसित हो और उस विकसित भारत में विकसित दिल्ली भी अपना स्थान बनाए, आगे बढ़े और पूरे देश के लिए खुशहाली हमारी ये सरकार के माध्यम से आए और माँ गंगा का आशीर्वाद हमें मिले और यमुना जी को भी हम गंगा जैसी अविरल, स्वच्छ और सुंदर बना सके। माँ का आशीर्वाद आज हमें मिला है। 100 दिन का कार्यकाल जो दिल्ली में हुआ है, ये मात्र एक संदेश है, एक कदम अपने लक्ष्य की ओर आगे है और हम चाहते हैं कि दिल्ली के जो अधिकार हैं, दिल्ली के लिए जो काम होने चाहिए, विकसित दिल्ली जैसी दिखनी चाहिए, उस दिशा में हम आगे बढ़े और बेहतर काम करें। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरिद्वार दौरे पर रहीं और हर की पैड़ी पर गंगा स्नान कर उन्होंने देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। परिवार संग ब्रह्मकुंड पर पूजा अर्चना की और गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों से विधिवत पूजा कराई। बता दें आपको कि सीएम ने यमुना को गंगा जैसे निर्मल बनाने के संकल्प को दोहराया और 100 दिन की सरकार को जनसेवा के लिए समर्पित बताया। आज का ये स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लगभग अपने 100 दिन के कार्यकाल के बाद आज इस पुण्य भूमि, देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में आई हूँ और गंगा जी में मैंने स्नान किया परिवार के साथ। मैं माँ गंगा के चरणों में यही नमन करते हुए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भारत वर्ष विकसित हो और उस विकसित भारत में विकसित दिल्ली भी अपना स्थान बनाए, आगे बढ़े और पूरे देश के लिए खुशहाली हमारी ये सरकार के माध्यम से आए और माँ गंगा का आशीर्वाद हमें मिले और यमुना जी को भी हम गंगा जैसी अविरल, स्वच्छ और सुंदर बना सके। माँ का आशीर्वाद आज हमें मिला है। 100 दिन का कार्यकाल जो दिल्ली में हुआ है, ये मात्र एक संदेश है, एक कदम अपने लक्ष्य की ओर आगे है और हम चाहते हैं कि दिल्ली के जो अधिकार हैं, दिल्ली के लिए जो काम होने चाहिए, विकसित दिल्ली जैसी दिखनी चाहिए, उस दिशा में हम आगे बढ़े और बेहतर काम करें। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में सायंकालीन गंगा आरती में शामिल हुई। आश्रम प्रमुख चिदानंद सरस्वती महाराज ने उनका स्वागत किया। सीएम ने मां गंगा की पूजा कर आशीर्वाद दिया और साथ ही घाट पर आरती में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आध्यात्मिक माहौल में मां गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। उधर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देहरादून के 4 प्राचीन सिद्धपीठ के दर्शन के लिए बीजेपी मीडिया कोऑर्डिनेटर लक्ष्मी अग्रवाल ने 2 यात्रियों से भरी बस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सैनिकों के सम्मान में बस को रवाना किया गया। देखिए, जिस तरह से हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद और स्पेशली महिलाओं ने इसको ऑपरेशन को लीड किया, तो उसकी खुशी जाहिर करने के लिए कह दीजिए या उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कह दीजिए, हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे हैं, जो सीमा पे तैनात है, हमारे सैनिक, उनकी सुरक्षा की कामना प्रार्थना के लिए आज अब यहाँ बकरालवाला वार्ड से जो सनातन संस्कृति समिति है, विशाल जी हैं, मोहित जी हैं, उनकी पूरी टीम है, सुरेंद्र जी हैं, वो आज 2 जो बड़ी बसें हैं, 52 सीटर बसें,
तो उनको लेके, महिलाओं को लेके आज वो चारों सिद्धपीठ की यात्रा करने वाले हैं और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। उधर आपको बता दें कि 5 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से भक्तों के लिए शुरू होने जा रही है और ये पवित्र यात्रा दरअसल 30 जून 2025 से आरंभ होगी और अगस्त 2025 तक चलेगी। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर भारी उत्साह बना हुआ है। उत्तराखंड के रास्तों को यात्रा के लिए पूरी तरह दुरुस्त कर लिया गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आदि कैलाश यात्रा के लिए देश विदेश से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और राज्य सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और यात्रा के शुरू होते ही श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहेगा। क्या है, क्या कुछ रहेगा सर? कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मार्ग भी पूरा अच्छा है और आदि कैलाश तक की यात्रा प्रारंभ हो गई है। अनेक देश दुनिया के लोग आ रहे हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ होगी। तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि विगत कई वर्षों के बाद ये यात्रा प्रारंभ हो रही है और राज्य की सीमा के अंदर हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। तो चारधाम यात्रा 2025 इस वर्ष पहले से कहीं अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी आमद के बीच प्रशासनिक तैयारियां, सुरक्षा बलों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सेवकों के संयुक्त प्रयास से यात्रा मार्गों पर अनुशासन और शांति बनी हुई है। भागीरथी नदी में स्नान और मंदिर में दर्शन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई गाइडलाइन और सूचना व्यवस्था लागू की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार सभी श्रद्धालुओं से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रही है। उधर रामलीला मैदान में कांग्रेस की जय हिंद सभा में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की वीरता को सलाम किया गया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर सेना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध भी देखने को मिला। सभा में पूर्व सैनिकों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी रही, जिससे कांग्रेस के जमीनी समर्थन का संदेश भी दिया गया। किस तरह से इस रैली को देख रहे हैं आप लोग? देखिए, जय हिंद सभा का आयोजन किया गया हमारे हाईकमान के द्वारा और आज इस रामलीला ग्राउंड में है और ये शहीदों के सम्मान में और हमारे सैनिकों के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने हाईकमान को भी और जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और जो उन्होंने लड़ाई में भाग लिया है उनको बहुत सम्मान से अभिनंदन करता हूँ। देखिए, लोगों में दोनों चीजें, एक तो सेना के प्रति सम्मान है, उनके त्याग, बलिदान और शौर्य को लेकर लोग ये चाहते हैं कि उनका सम्मान करें। दूसरा, जिस तरीके से भारत की सरकार ने ट्रंप के कहने में सीज फायर किया, जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री ने सेना को खतरे में डाला पाकिस्तान को पहला सूचना देके, जिस तरीके से राफेल जैसे विमान को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि कोड नहीं थे, वेपन्स लोड नहीं हो सकते थे, और जिस तरीके से कर्नल सोफिया का जो अपमान किया गया, ये सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और आज की रैली सैनिकों के सम्मान, देश के सम्मान, सैनिकों के साहस, बलिदान और शौर्य को समर्पित है। हमारे गौरव का, हमारी परंपराओं का, हमारे स्वाभिमान का, हमारे देश की एकता अखंडता का प्रतीक है जय हिंद। और जय हिंद के नाम पर पूरा देश एकजुट हुआ है। हमने जब भी देश में संकट आया है, जब जब देश की सीमाओं पर हमारे वीर जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, साहस का परिचय दिया है और चट्टान की तरह अडिग रहे हैं और हमने जीत हासिल की है, तो इसलिए हम आज उनका सम्मान करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज इस गौरवशाली क्षणों में मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला है, अवसर मिला है। हमने कभी सेना के नाम पर, देश के नाम पर राजनीति नहीं की है। सेना देश के गौरवशाली जनता
और भारत माता को समर्पित है ये जय हिंद सभा जो है। और देश के सभी कोनों में कांग्रेस इस तरीके की सभाएं कर रही है और हमने जब भी देश का प्रश्न आया हमेशा जय हिंद कहा। उधर आपको बता दें, उत्तराखंड के अद्भुत फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के लिए खोल दी गई है और यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल इस घाटी के द्वार सुबह 7 बजे पूजा के साथ खोले गए। हिमालयी जैव विविधता, दुर्लभ पुष्प और औषधीय वनस्पतियों से सजी ये घाटी प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। बता दें आपको कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रवेश परमिट उपलब्ध है। वहीं भारतीय पर्यटकों के लिए शुल्क 200 और विदेशी पर्यटकों के लिए 800 निर्धारित किया गया है। खबर खटीमा से है, जहां पर उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट ने सीएम धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट नवनिर्मित वन चेतना मैदान चक्करपुर खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला खेल अधिकारी और अन्य खेल प्रशिक्षकों से स्टेडियम के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि जल्द ही बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और साथ ही मलखंब खेल की शुरुआत की जाएगी। साथ ही योग भी स्टेडियम में शामिल किया जाएगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और धाकड़ धामी जी को, जिन्होंने खेल परिषद जैसी अहम जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। क्योंकि खेल परिषद अपने आप में एक बहुत बड़ी काउंसिल है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी आशाओं पर खरा उतरूँ। उन्होंने जो विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है, पूरे प्रदेश में घूमकर तो जो अपने सारे स्पोर्ट्स स्टेडियम है उनको मैं घूमकर उनका निरीक्षण कर मैं वो देख रहा हूँ। और उसी सिलसिले में आज मैं खटीमा आया हूँ और इधर के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़ोर स्वागत किया। और यहाँ स्थानीय अभी जो हमारा नया जो स्टेडियम बना हुआ चक्करपुर वन चेतना मैदान में, जो माननीय मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत विशेष एक प्रोजेक्ट है, उसको देखने के लिए आया था और बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर बनाया का हमारे खटीमा में एक स्टेडियम। अभी इसको सहेजने की और संभालने की आवश्यकता है। अभी इस पर अभी तो शुरू हुआ है, अभी खेल विभाग को हैंड ओवर हुआ है, तो अभी इस पर हम लोग 3 गेम शुरू करने वाले हैं। तो प्रशिक्षण 3 गेम को हम शुरू करने वाले, एक बॉक्सिंग, एक एथलेटिक और एक मलखंब। चौथा मैंने आज खेल विभाग के जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर उनको निर्देश किया कि योगा भी शुरू कराएं। और बहुत अच्छी दिव्य और भव्य बिल्डिंग है। इसमें इंडोर स्टेडियम है, उसके अंदर उसमें हम लोग इंडोर बॉक्सिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन कर सकते हैं, टेबल टेनिस कर सकते हैं और बैडमिंटन का कर सकते हैं। बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो इंडोर में हो सकते हैं और भविष्य में की और भी उसमें हम संभावना तलाशेंगे और उसमें क्या उधर केंद्र सरकार ने आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के दौरान 2170 टीमें देश भर के 700 से अधिक जिलों, 65,000 गांवों और करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। वहीं देहरादून के भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर एम मधु ने कहा कि उत्तराखंड के लगभग 75,000 किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा और इस अभियान के तहत उत्तराखंड के 2 जिले हरिद्वार और देहरादून इसमें शामिल हैं। आगे उन्होंने कहा कि इसमें हमारे विभाग की 60 टीमें काम करेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि को किस प्रकार से विकसित किया जा सके, इस पर फोकस रहेगा। और चलिए आपको अब सीधी तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। इस बीच ये सीधी तस्वीरें उत्तराखंड की तस्वीरें केदारनाथ तक पहुंची है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंची है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली सरकार के 100 दिन जो है वो पूरे होने के मौके पर आज केदारनाथ जो है वो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। ये तस्वीरें आपको सीधी केदारनाथ धाम के हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे। कल हरिद्वार मुख्यमंत्री पहुंची थी, मां गंगा का आशीर्वाद लिया और अब आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो केदारनाथ धाम पहुंची है, बाबा केदार के दर्शन करे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम बाबा केदार के दर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने परिवार सहित यहाँ पर पहुंची है। तस्वीरें सीधी आपको तस्वीरें दिखाते, कल हरिद्वार पहुंची थी, मां गंगा का आशीर्वाद उन्होंने लिया और आज केदारनाथ धाम पहुंची है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 3 करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जारी की है। वहीं मंत्री ने बताया कि ये योजना कोरोना महामारी के दौरान माता पिता को खो चुके बच्चों को 3000 रुपए मासिक सहायता प्रदान करती है। मार्च 2025 तक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी थी। अप्रैल में 5415 लाभार्थियों को 1.62 करोड़ और मई में 5358 लाभार्थियों को 1.60 करोड़ की धनराशि दी गई। लाभार्थी 21 वर्ष की उम्र, विवाह या फिर सेवा योजना के बाद योजना से बाहर हो जाते हैं। सब लोग जानते हैं कि हमारे जब कोविड काल चला था तो उस कोविड कालखंड में हमारे ऐसे बच्चे जो कि जिनके अभिभावक नहीं रहे या जिनके अभिभावकों में से एक सदस्य रहा या जिनके परिवार में कमाऊ सदस्य नहीं रहा, तो ऐसी परिस्थिति में उन बच्चों को वात्सल्य योजना के साथ में हम लोगों ने जोड़ा था। निश्चित रूप से इस वात्सल्य योजना के माध्यम से ऐसे ही हमारे वंचित बच्चे जिनके अभिभावक नहीं रहे हैं, उनको सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की ओर से, जो कि उनके मामा की भूमिका निभाते हैं और मैं स्वयं उनकी बुआ की भूमिका निभाती हूँ, हम लोगों ने वात्सल्य में कवर बच्चों को 3000 रुपए प्रतिमाह दिए जाने का व्यवस्था बनाई थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते यानी कि 2020 से लगातार ये व्यवस्था चली आ रही है और आज बढ़ते बढ़ते जो है ये व्यवस्था का आज हम लोगों ने या मुझे आज पहले ये अवसर मिला कि कोविड का जो हमारा बच्चों का प्रति बच्चा 3000 रुपए हम लोग मासिक देते हैं। आज 2 माह का यानी कि अप्रैल और मई माह का धनराशि आज उनके खातों में डीबीटी कर दी है। निश्चित रूप से हमारे ये बच्चे इस धनराशि को प्राप्त करते हुए, चाहे वो शैक्षिक हो या अपने जरूरत के स्तर पर उनको जो आवश्यकता पड़ती हो उसकी आपूर्ति कर पाते हैं। आज पूरे प्रदेश भर के हमारे 5358 बच्चे आज वात्सल्य योजना का डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही लगभग 3 करोड़ 23 लाख की धनराशि के साथ में ये डीबीटी की गई है। मैं समझती हूँ कि ये निर्बाध तरीके से जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के नेतृत्व में लगातार ये डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। चलिए देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।